आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे वादा किया है कि इस सत्र में पढ़ने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कक्षा 10वीं के जितने भी भैया बहन हैं, छात्र छात्रा है, बोर्ड के कैंडिडेट्स है, भले वो निजी विद्यालय के हो, सरकारी को, पूरे राजस्थान के, उन सभी के लिए मैंने बीड़ा उठाया है कि आपको कई बार ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे कोचिंग के अभाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और शहरी बच्चों के पास सारी सुविधा होती है। हालांकि ये बात कुछ एक बच्चों पे लागू नहीं भी होती है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि फ़र्क तो सर पड़ता है। एक बच्चा खुद पढ़ता है, एक कोई पढ़ाता है, तो समझना और समझना, नहीं तो टीचर की फिर जरूरत ही क्या रहती। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बीड़ा उठाया कि इंग्लिश, विज्ञान, गणित, साथ में हिंदी और संस्कृत, और जरूरत पड़ने पर बोर्ड परीक्षा आएगी तो आपको समझ 6 विषयों का, लेकिन 3 विषय जो अहम रहते हैं, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, इनके तो प्रतिदिन वीडियोज आपको मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, उसी क्रम में विज्ञान के सेशन में अपना दोस्तों पाठ चल रहा है। केमिस्ट्री पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है। दैनिक जीवन में रसायन या केमिकल्स या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, उसी को लेकर हम आज अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करें। तो मेरा जो ये अभियान है तो सर्व हित में रहेगा। साथ में आप लोग भी बढ़िया घर बैठे बिना कोचिंग के आप पढ़ सकोगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी इस लिंक को शेयर करें, ताकि वो अधिक से अधिक इससे जुड़ जाए और घर बैठे बढ़िया ढंग से लॉकडाउन का सदुपयोग करें। क्योंकि अभी स्कूलें कब खुलेगी और परीक्षा तो मैंने दोस्तों कह दिया नियत समय पे ही होगी। चलो बिना वक्त गवाए इस क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं कि अपना पाठ कहाँ तक पहुँच गया था। तो पीएस स्केल दोस्तों मैंने बता दी थी, और पीएस स्केल में आपको स्पष्ट कर दिया था कि पीएस स्केल जो होती है दोस्तों वो 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट रहती है। बीच में जो अंक रहता है वो 7 रहता है। यानी 0 से सर 6.9 क्या है, अम्ल। 7 क्या है सर, उदासीन, बता दिया था। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या है, ये सार है सर। तो ये घटता अम्लीय गुण हो जाएगा और ये बढ़ता सारी गुण, यानी ये प्रबल सार है और 0 वाला प्रबल अम्ल है। ये सारा मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब सर पीएच जब आपने बताई दी है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक लघु गुणक या लॉगरिथम है वो पीएच कहलाता है, तो दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो सेशन में है वो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो अपन ज़्यादा इसमें उलझेंगे नहीं। जो 10वीं के सेशन में उतना ही मैं आपको बताऊंगा। उसी क्रम में दोस्तों कुछ बिंदु है अपने 4-5, और इसको बोर्ड में कई बार पूछ लिया है। जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, इसको तो बोर्ड ने 4 से 5 बार तो रिपीट कर दिया है। और जब से ये अम्लीय वर्षा है, मैं तो पढ़ाते हुए कोई 15-20 साल हो गए, ये प्रश्न तो बोर्ड का अहम प्रश्न रहता है। उसी क्रम में दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, हमने तो 500 पढ़ेंगे। उदर में अम्लता है, दंत से है, कीटों का डंक है, अम्ल वर्षा है, मृदा की पीच है, पीएच है। तो इन सब का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, अपन एक एक को लेंगे। पहले लेंगे एसिडिटी इन स्टोमैक, यानी उदर में अम्लता, जो पेट में अम्लता होती है क्या होती है। कई बार को आपके भी शिकायत रहती है, ज़्यादा खाने में आ जाता है तो पेट में क्या होते हैं सर, अपच हो जाता है, भोजन पचता नहीं है। तो उस समय अब हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं, जैसे विज्ञान के जानकार नहीं है वो भी कहते हैं एसिडिटी हो गई है। और इस स्थिति में इनो वगैरह का सेवन करके ठीक भी करते हैं एसिडिटी को, सोडा भी पीते हैं। तो सर एक्चुअल में एसिडिटी होती कैसे है, तो पेट में उधर जब अम्लता ज़्यादा हो जाती है, तो अम्लता में कौन सा उधर में अम्ल होता है, मैंने बता रखा है आपको दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एसिड है सर, तो एसिड अगर ज़्यादा बनेगा तो आपको तय है कि मैंने इसकी प्रवृत्ति बताई हुई है आपको, संसारक। अब संसारक प्रवृत्ति का है तो ये पेट में क्या उत्पन्न करेगा सर, जलन या दर्द उत्पन्न करेगा। इस स्थिति में वो व्यक्ति को पेट में बड़ी मुश्किल होगी और सहन नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों अपने को इसका इलाज करना है। तो मैंने कहा कि उदरता में अम्लता हो गई, एसिडिटी, तो इसका भी एक ही दुश्मन है, अम्ल का दुश्मन मैंने बता रखा है आपको, सार। तो आपको सार का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस सार में सबसे बढ़िया अच्छा सार जो अपना है वो अपनी किताब में भी दे रखा और एग्जाम में भी पूछते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दोस्तों इसकी मेडिसिन भी मेडिकल में मिलती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
या आप इनो लवण भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनो भी पीते हैं तो उससे भी अपन ठीक हो जाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें पेट में जो अम्लता होती है, तो सार जैसे ही पेट में जाएगा, अम्ल और सार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेंगे और व्यक्ति को क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो उधर में अम्लता दोस्तों, जैसे कि इनो की ऐड भी देखते हैं अपन टीवी में, आते हैं 6 सेकंड में आराम, रुपए तो लगते हैं 8 और आराम कितने सेकंड में करता है, 6 सेकंड में। तो एक्चुअल में उसमें सर है क्या, उसमें कोई नहीं है, सारी जो पदार्थ है वो डाल रखे हैं, जैसे ही जाएंगे एसिडिटी को क्या कर देंगे, खत्म। तो उधर में अम्लता है तो आपको इतना ही लगना है कि उधर में क्या स्रावित होता है, HCl, और HCl संचारक प्रवृत्ति का होने के कारण पेट में क्या करता है, जलन और दर्द। उसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कई बार पूछा है ये भी बोर्ड ने। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या सूत्र है सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दंत से। अब दांतों का झड़ना या दांतों का टूटना, ये भी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो एक्चुअल में सर क्या होता है, कहते भी है कि सुबह सुबह उठते हैं तो अपन को, कई लोग बेड टी वगैरह भी पीते हैं, ऐसा एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। लेकिन कईयों की आदत में होता है कि बिना चाय पिए उठते भी नहीं है, पूरी रात सर पूरा मुंह होता है ना, वो बैक्टीरिया से भर जाता है। उस स्थिति में क्या होती है कि पीएच जो मान है उसका कम हो जाता है। जैसे अपने मुंह की साधारण पीएच होती है वो 5.5 होती है, कितनी होती है, 5.5। अगर इससे भी अगर कम हो गई तो और प्रबलता की ओर जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ स्केल में भी बताया था, 0 वाला प्रबल है तो 5.5 से कम होगा तो और प्रबलता की ओर जाएगी, और मान लो 4.5 4 हो जाती है तो उस स्थिति में दांतों में क्या हो जाएगा सर, सड़न उत्पन्न हो जाएगी और दांतों का टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सुबह और शाम टूथपेस्ट करना चाहिए और रात को सोते समय भी करना चाहिए। क्यों सर, तो कई बार एक बार परीक्षा में पूछा था दोस्तों बोर्ड में कि टूथपेस्ट जो होता है वो कौन सी प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों अब यहाँ भी अम्लता वाली, एसिडिटी वाली समस्या है। क्यों, क्योंकि पीएच मान घट रहा है तो 5.5 से 4.5 4 हो जाता है। तो ये तो सर कौन सी समस्या होगी, एसिड वाली। तो सार का प्रयोग करेंगे। तो टूथपेस्ट की प्रवृत्ति दोस्तों एक बार पूछी थी कि टूथपेस्ट की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा था और अपने को लिखना था सारी प्रवृत्ति होती है। तो दंत से हमें आपको इतना ही लगता है, लेकिन दंत का मैं आपको एक और विशेषता बता दूं कि जो दांतों के ऊपर का जो आवरण होता है, कठोर आवरण, उसे इनेमल कहते हैं। इतना सर कठोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है कि हड्डियों से भी मजबूत है। इसलिए ये बेचारे जिंदगी भर अपना साथ देते हैं 70-80 वर्ष तक। और अगर अपन ध्यान नहीं दिए और मीठी मीठी चीजें खाते रहे और दांतों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, टूथपेस्ट करते नहीं, उस स्थिति में फिर कई जनों को हमने जवानी में देखा होगा 30-35 में तो मुंह में क्या हो जाता है, एकदम अलमारी जैसी स्थिति हो जाती है, मुंह में एक भी दांत नहीं रहता। तो थोड़ा दोस्तों देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में दंत से भी बोर्ड में कई बार पूछा है। तो आप दंत से में आपको इतना ही लिखना है कि मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो पीएच क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उस कम पीएच को फिर सही करना है तो क्या करना है आपको, टूथपेस्ट करना है। और टूथपेस्ट कौन सी प्रवृत्ति का होता है, सारी प्रवृत्ति का होता है। तो दांतों का जो कठोर आवरण है वो किससे बना होता है, इनेमल से। और इनेमल मैंने कहा ना, हड्डियों से भी कठोर आवरण होता है। दांत टूटते नहीं बेचारे, 70-80 साल तक अपना साथ देते, 100 साल तक जीता व्यक्ति। कई व्यक्तियों के दांत मजबूत होते हैं, एक भी दांत नहीं टूटता। और कईयों के 30-35 वर्ष की उम्र में नखन बिल्कुल मुंह साफ हो जाता है। तो वो क्या होता है, दंत से। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कीटों का डंक। आपको भी कई बार मधुमक्खी वगैरह ने काटा होगा। तो कीटों का डंक क्या होता है सर, कीटों का डंक भी जलन उत्पन्न करता है। जलन उत्पन्न करता है तो जलन भी किसके कारण होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एसिड के कारण होती है। तो इस स्थिति में कीटों के डंक में क्या पाया जाता है, मैंने आपके लाल चींटी के डंक में बताया भी था, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब सर अम्ल पा गया, तो अम्ल पाया गया तो इसका इलाज कैसे करना है, इलाज करना है इसका। तो इलाज करेंगे तो कीटों का डंक जैसे आपको जलन उत्पन्न करे, उस समय एक सार का प्रयोग करते हैं। उस सार का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका वैसे नाम विज्ञान में नाम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे क्रिस्टलन जल में मैंने सोडियम कार्बोनेट बताया था Na2CO3.10H2O, तो वो धावन सोडा था, वो नहीं कपड़े धोने का सोडा होता है उसका सूत्र। और उसका सूत्र दोस्तों क्या थोड़े बहुत ही है, और आप मेरा मानना तो इस 5वें पार्ट में और 6ठे पार्ट में जो सूत्र है तो उसको एक साइड लिख के बढ़िया से याद कर ले, अपने 10वीं में बढ़िया ढंग से अच्छे अंक आ जाएंगे। नहीं तो क्या आप उलझ जाएंगे कि किसका सूत्र क्या होता है। तो कीटों के डंक में भी क्या पाया जाता है सर, एसिड। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, उसका उपचार
NaCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है सर दोस्तों एसिडिक रेन या अम्ल वर्षा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, बार बार इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हो, क्योंकि सर आजकल प्रदूषकों की मात्रा ज्यादा होगी, पॉल्यूटेंट्स जो है वो ज्यादा हो गए, प्रदूषक ज्यादा बढ़ गए, वातावरण खराब हो गया, उसके कारण जो वर्षा होती है ना ऊपर से, जो भगवान मेहरबान होता है और वर्षा करता है, वर्षा ऋतु चल रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो उस रेन में सर ऐसी क्या बात है, रेन की भी नॉर्मल पीएच होती है वो 5.5 6.5 के करीब तकरीबन होती है, लेकिन सर इसमें प्रदूषक मिल जाते हैं SO2 NO2 ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या कर देते हैं कि इसकी पीएच को घटा देते हैं। पीएच को घटा देंगे तो ये जो पानी जो ऊपर से बरसेगा वो अम्लीयता का गुण लेके बरसेगा, यानी एसिड वाला पानी नीचे गिरेगा, तो सर इससे अम्ल वर्षा से क्या हानि होती है, बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है, जो 22 मंजिला 50 मंजिला 30 मंजिला जो सिटियों की इमारतें होती है, उस इमारतों पर जब ये पानी गिरता है तो उन इमारतों को क्या करता है, ये सड़ाना शुरू कर देता है, और फर्नीचर है वगैरह है जिसके भी संपर्क में, और सर अपने क्या घटा है, अपने ऊपर अगर एसिडिक रेन हो गई तो ये चमड़ी संबंधी जितने चर्म रोग है, आजकल की मेन समस्या है चर्म रोग, और चर्म रोग विशेष क्योंकि अच्छी कमाई भी होती है सर, वो इसी कारण होती है एसिडिक रेन के कारण। तो मुख्य कारण ये होता है एसिडिक रेन में संपर्क में आते हैं तो अपने क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और चमड़ी संबंधी रोग होते हैं, और पूरे दिन खुजली वगैरह ऐसे होता है, तो चर्म रोग अम्लीय वर्षा से एक होते हैं। तीसरा सर घाटा क्या है इससे, तीसरा घाटा ये है कि जितने भी बेचारे जलीय जीव जंतु है, अब वो तो अपनी तरह बाहर नहीं रहते, वो तो जल में ही रहते हैं, जब अम्लीय वर्षा होगी तो ऐसी वर्षा आखिर जाके कहाँ मिलती है, आपको सबको मालूम है कि आखिर में पानी सागर या समुद्र या उसमें जाके मिलता है, तो वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है, और कई बार हजारों की संख्या में एक साथ जलीय जीव जंतु मरे जाते हैं, किस कारण, इस अम्लीय वर्षा के कारण। तो बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान, अपने शरीर में चर्म रोग उत्पन्न होना और जलीय जीव जंतु का मरना, ये अम्लीय वर्षा के घाटे। और अम्लीय वर्षा मान लो पूछ ले आपको कहते किसे, तो प्रदूषकों की अधिकता के कारण जो बारिश होती है उस बारिश में कुछ प्रदूषक मिल जाते हैं, SO2 है NO2 है, ये इनके कारण जो होने वाली वर्षा होती है, ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे अपन दोस्तों, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और इनके दुष्प्रभाव पूछे 1 या 2, 3 पूछे तो 3 लिखना, 2 पूछे तो 2 लिखना, मैंने तीनों आपको बता दिए। नेक्स्ट है दोस्तों मृदा की पीएच, और मृदा की पीएच तो सर मृदा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फसल इसी में बोते हैं, तो मृदा की पीएच भी कितनी होनी चाहिए, कौन सी फसल के लिए कितनी होनी चाहिए, ये भी कृषि वैज्ञानिक तय करते हैं। तो मृदा की भी स्थिति ऐसी होती है कि आजकल क्या हो गया कि फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का प्रयोग खूब होने लगा है, उस स्थिति में क्या हो गया कि सर मृदा की भी स्थिति खराब हो गई है और भूमि के अंदर बंजर जैसी होने लगी है। तो कई पर तो भूमि बिल्कुल अम्लीय हो गई है और कई पर भूमि बिल्कुल हो गई है सारी प्रवृत्ति की, और ऐसी भूमि में अगर कोई फसल बोते हैं तो वो फसल होती नहीं है। तो आपको मृदा की पीएच की जांच भी लेबोरेटरी में करते हैं, कई जो किसान होशियार किसान होते हैं वो कृषि अनुसंधान केंद्र में जाके, मैं तो सलाह दूंगा उनको भी कि उनको अपनी खेत की मिट्टी की क्या करनी, पीएच की वैल्यू माप लेनी चाहिए कि कहीं ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक तो नहीं है, ज्यादा अम्लीय है, सारी है, और फिर भी है तो सर उपचार, अगर अम्लीय मृदा आपके खेत की हो जाए दोस्तों तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उसमें चूना डाल दो, चूना डालते आपकी मृदा का जो उपचार है वो हो गया, यानी अम्लीयता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और सर अगर मान लो सारी मृदा है हमारे खेत की तो उसमें जिप्सम मिला दो दोस्तों, जिप्सम मिलाते उस सारी मृदा का उपचार हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में, उदर में अम्लता, दंत से, कीटों का डंक, अम्ल वर्षा और मृदा की पीएच जो 5 बिंदु है। और दोस्तों मेरा मानना है कि बोर्ड इनमें से एक डेफिनेटली पूछेगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं कुछ उपयोगी जो अपने दैनिक जीवन में केमिकल्स है, जो पाठ का भी नाम भी दैनिक जीवन में रसायन था, तो अब तक अपन ने जो पढ़ा, अब जो आएंगे वो अपने कुछ 5-6 है, वो उनका उपयोग क्या है, उनका निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम क्लोराइड से शुरू करेंगे और अपन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बंद करेंगे, तो उनके सूत्र, उनके उपयोग और वो कैसे बनते हैं, अगर विशेष विधि है तो बताऊंगा। बाकी आपको दोस्तों ज्यादा उलझना नहीं, केमिस्ट्री है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप पढ़ते रहना। उसके अलावा बोर्ड कभी फालतू प्रश्न पूछते ही नहीं है। तो आप नेक्स्ट टर्म में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो अपनी किताब में दे रखे हैं, उसके अलावा मैं एक भी नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में अपन जैसा कि बोला है कि दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है
उनको भी लेंगे, 5-6 हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उनकी जो इम्पोर्टेंट्स बातें जो रहती है, बोर्ड जो पूछता है, पूरा अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। उसका सूत्र है और उसका मुख्य अगर कोई उपयोग है और कोई खास गुण है तो उसी को देखना है, बाकी को पूरा पढ़ने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड फालतू प्रश्न पूछता ही नहीं है। जो अपने दैनिक जीवन में काम आएंगे ऐसे प्रश्न पूछता है। और जो पूछे हुए प्रश्न लगभग मैंने ये स्पष्ट कर दूंगा मैं इसमें। सबसे पहले दोस्तों बहुत ही अच्छा उपयोगी यौगिक होगा और वो है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका सूत्र रहेगा NaCl और इसे देसी भाषा में या साधारण भाषा में साधारण नमक कहते हैं। अब दोस्तों बताओ मैं नमक के बारे में आपको क्या बताऊं। नमक तो एक मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नमक किसने देखा, नमक सबने देखा हुआ है। कैसा सर होता है, श्वेत रंग का होता है, क्रिस्टलीय होता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है। इसकी pH होती है वो दोस्तों होती है 7, यानी नमक भी जल की भांति व्यवहार करता है, यानी उदासीन प्रवृत्ति का होता है। श्वेत ठोस पदार्थ होता है। गलनांक इसका उच्च होता है, 1081 केल्विन में होता है, डिग्री में नहीं होता, ठीक है ना। डिग्री और केल्विन में भी अंतर है दोस्तों, 9th में पढ़ के आए होंगे। अगर डिग्री को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ते और केल्विन को डिग्री में बदलना है तो 273 घटाते। आप तो गलनांक याद रख लो, नमक का 1081 केल्विन, ठीक है। जल में अत्यधिक विलय होता है दोस्तों। उपयोग मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में। ये सर क्या है, आपने कभी अचार मुरब्बा वगैरह या कोई भी खाने की चीजें देखी होगी जो लंबे समय तक चलती है। उसमें जैसे अपने घर में आप भले सरसों ला के देख लो या कोई भी चीज है ऐसी जिसको लंबे समय तक 5-6 महीने चलानी है, तो उस खाद्य परिरक्षण में अगर आप उसमें नमक डाल के रख देते हो तो वो चीज खराब नहीं होती है। तो ये फूड प्रिजर्वेशन के रूप में काम आता है। तो ये बहुत ही अच्छा उपयोग है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। फिर एक इसका हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, बर्फ वाला एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है दोस्तों, इसमें अगर आप कोई भी चीज रखेंगे तो लंबे समय तक वो खराब नहीं होगी। बाकी इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है, विरंजक सून है जो आगे के यौगिक है, उन सब बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में यही काम आता है। कौन सा, सोडियम क्लोराइड, यानी एक मुख्य यौगिक लेंगे और है भी सरल और बाकी सबको बनाने में भी एक कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। इसी क्रम में दोस्तों दूसरा रहेगा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सूत्र क्या रहेगा सर इसका, NaOH। उत्पादन कैसे करना सर, तो NaCl का विद्युत अपघटन कर दो। विद्युत अपघटन के सर क्या होता है, मैंने बताया ना, कैथोड और एनोड। आपको 2-3 बार तो मैंने सामान्य विज्ञान में बता दी। तो कैथोड और एनोड होते हैं, कैथोड और एनोड प्लस होता है और कैथोड क्या होते हैं, माइनस। इस तरह से इसका जब NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो अपना निर्माण क्या हो जाएगा, NaOH का। सर गुण कैसे होते हैं, बिल्कुल नमक जैसे गुण होते हैं। इसके मुख्य खाद्य ये जल में अत्यधिक विलय होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है। और उपयोग साबुन है, कागज उद्योग है, सिल्क उद्योग है, इनमें। फिर बॉक्साइट के धातु क्रम में, ये बॉक्साइट सर क्या है, ये जो एल्यूमिनियम जो होती है, धूल निकलती है खान से, तो एल्यूमिनियम का जो एस्क होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। और बॉक्साइट के धातु क्रम यानी कि एल्यूमिनियम धातु क्रम, बॉक्साइट का धातु क्रम करेंगे तो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी, उसमें ये उपयोग में आएगा। फिर पेट्रोलियम के शोधन में यानी पेट्रोलियम के परिष्करण में, पेट्रोलियम को जो शुद्ध करना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है, कॉस्टिक सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। और फिर दोस्तों वसा और तेलों के अगर निर्माण करना हो, तो फैटी पदार्थ का निर्माण करना हो तो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि साबुन वगैरह भी आपने देखा होगा, तो साबुन भी कॉस्टिक सोडा से ही बनते हैं अधिकतर। तो और साबुन कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, तो वो NaOH से ही दोस्तों बने हुए हैं। उसी क्रम में अपना तीसरा यौगिक महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, विरंजक चूर्ण। सूत्र याद रखना, CaOCl2। इसका एक और नाम है, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। कैसा होता है सर, पीले रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठंडे जल में ये विलय होता है, गर्म जल में विलय नहीं होता। रंगीन पदार्थ को ये क्या करता है सर, रंगीन, इसीलिए इसका नाम ही है विरंजक, यानी रंग को उड़ाने वाला। यानी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण का। और उसका सूत्र क्या रहेगा, CaOCl2। उपयोग सर वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजक करने के लिए, रंगीन करने में, वस्त्रों को किस रंग में रंग कोई उड़ाना है वगैरह है तो इसका उपयोग कर लो। कागज उद्योग में भी अलग अलग रंग के कागज बनते हैं, वहां भी ये विरंजक के रूप में काम में आता है। पेयजल को शुद्ध करने में जिस तरह फिटकरी काम आती है, उसी तरह से अपने लाल दवा काम आती है, उसी तरह विरंजक चूर्ण भी पेयजल को शुद्ध करने में काम आता है। और ये
रोगाणुनाशक के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसको अभी थोड़ी देर पहले विवरण किया था अपन ने, बेकिंग सोडा, जिसे NaHCO3 कहते हैं, मैंने इसका नाम भी बताया था, खाने का सोडा। उपयोग सर खाद्य पदार्थों को बेकिंग पाउडर के रूप में। और इसका दोस्तों एक बार बोर्ड ने प्रश्न पूछ लिया कि खस्ता पकोड़े या इडली डोसे बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, और बच्चे कंफ्यूज हो गए और गलत करके आ गए और बाहर आके सर के इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर यही होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, खस्ता पकोड़े वगैरह, बारिश की ऋतु चल रही है, बाहर अपन जाते नहीं है तो अपने घर में ही कई गर्मा गर्म चीज बनाते हैं, तो खस्ता पकोड़े है वगैरह है, जो भी अपने इडली है वगैरह ये बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से फूलती है सर, वो सोडे के कारण ही फूलती है। तो मैंने कहा नहीं, नाम ही इसका खाने का सोडा। तो एक बार पूछ लिया था, खस्ता पकोड़े या इडली वगैरह बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये कई बार घुमा के पूछ लेता है। फिर और दोस्तों इसका उपयोग सोडा वाटर, आपने पिया होगा, ढक्कन किस तरह से खुलता, गैस निकलती है, शानदार क्लोरीन और वायुमंडल में अपने फटाक से आवाज आती है, और सोडा युक्त शीतल जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उस सब में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता, थोड़ी देर ही पता है पहले, पेट की अम्लता को दूर करना है तो भी आपको, अगर रात्रिकालीन में मान लो पेट दुखना आ जाए, उस स्थिति में कोई घर में दवा नहीं हो, इनो भी नहीं मिले, गोली भी नहीं हो, तो अपने खाने का सोडा सब घर में रहता ही है, उसको क्या करो आप पानी के अंदर डाल दो और घोल के पी लो, रात भर आराम हो जाएगा और सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा दो। यानी एक प्रकार का ये पेट दर्द का प्राथमिक उपचार भी है और ठीक भी हो जाता है। और मंद प्रतिरोधी, यानी सर मिल्ड एंटीसेप्टिक कहते हैं, यानी एंटीसेप्टिक कोई छोटा मोटी घाव वगैरह लग जाता है तो उस घाव पर भी ये पाउडर डाल दे तो उस घाव को भी ये ठीक कर देता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, वैसे मोस्टली तो नहीं होता, मंद प्रतिरोधी यानी कि बहुत ही कम होता है, लेकिन एक बार आपका काम निकल जाएगा, छोटी मोटा घाव लगा है तो आप पाउडर डाल दो, ठीक हो जाएगा। और फिर एक अग्निशामक यंत्र, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उसमें दोस्तों इसी को भरा जाता है और इसी को जब उल्टा करके अग्निशामक यंत्र को फोड़ते हैं, कभी छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, तो किस प्रकार से इसी का निर्माण होता है और आग बुझाता है, तो उसमें ये बेकिंग सोडा ही उपयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों अपने वही, ये भी आगे पहले पढ़ लिया, क्रिस्टल जल में डाउन सोडा का सूत्र भी अपन ने देख लिया, Na2CO3 10H2O। तो ये 10H2O मैंने वहां दोस्तों आपको क्या बताया था, 10 जल के अणु क्या है, क्रिस्टलन जल। इसके अपन उपयोग ही देखेंगे। उपयोग क्या है सर, धुलाई। अब नाम ही धावन सोडा है तो धुलाई करो, किसकी करेंगे सर, धुलाई और सफेदी में, कपड़ों की, तो कपड़ों को धोने में। फिर इसका उपयोग कपड़ों को धोने में करते हैं, लेकिन कपड़े में भी सर साबुन और अपमार्जक, आजकल सॉप और डिटर्जेंट दो प्रकार के उपयोग होते हैं और डिटर्जेंट ही अधिकतर घरों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्रम में अपना सेशन भी, इस पाठ का अंतिम क्रम यही है, साबुन और अपमार्जक। कि साबुन से बढ़िया अपमार्जक क्यों होते हैं वहां मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में भी झाग देता है। तो ये धावन सोडा जो होता है ये अपमार्जक बनाने में काम आता है और ये कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में भी काम में आता है। और लास्ट में दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चलने फिरने में ध्यान नहीं रखता, हड्डियां तोड़ते रहते हैं, उन हड्डियों को जोड़ने में सर किसका उपयोग होता है, पीओपी का। तो पीओपी का पूरा नाम बताया सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका सूत्र कई बार पूछते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, तो इसको लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट का ये एक अणु है और ये जल का कितना है, आधा अणु है। तो कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट रूप को क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कैल्शियम सल्फेट का अणु कितना होना चाहिए, 1, तो जल के अणु कितना होना चाहिए, आधा। और सर मान लो कैल्शियम सल्फेट के आप 50 अणु लेते हैं तो आपको जल के अणु कितने लेने पड़ेंगे, 25, यानी इसका आधा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग सर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्तिकला में। आजकल मूर्तियां भी खूब पीओपी की बन रही है, थोड़ी फिलहाल अब सुनने में आ रहा है कि इस पे मूर्तिकला वालों ने रोक भी लगा रखी और निर्माण बंद कर दिया है, लेकिन मूर्तियां तो यूं की बन रही है। लेकिन अभी हाल ही के शासन में मैंने भी सुना है कि मूर्तिकला में पीओपी का उपयोग नहीं करें, प्रदूषण वगैरह होता है, इसलिए मूर्तिकला में थोड़ा उपयोग इसके जो रहते हैं बड़े लीडर मूर्तिकला के पूरे देश भर में, उन्होंने पीओपी से मूर्तियां बनाना बंद करने का निश्चय किया है। कर दे तो और भी अच्छी बात है, फिलहाल तो बनती है सर। तो दंत चिकित्सा में, दांतों में कहीं आपके थोड़ा सा कहीं कोचर वगैरह हो जाए तो दंत चिकित्सा में पीओपी से वो भर दिया जाता है, ताकि भविष्य में वो दांत में
खाना फंसेगा नहीं और आपके दाढ़ या दांत दुखेंगे नहीं। तो सर हड्डियां जुड़ती कैसे है? जुड़ती कैसे है कि जब भी इसका कभी हड्डी टूटी हो और डॉक्टर के पास गए हो तो इसका जब पट्टा बांधा जाता है तो आपको मालूम होगा पानी में भिगो के इस पट्टी को बांधी जाती है। तो पानी के साथ ये जब क्रिया करेगा तो सर एक्चुअल में क्या हो जाता है कि वहां फिर उल्टी क्रिया हो जाती है सर। जैसे कैल्शियम सल्फेट के आपके मान लो 2 अणु है और 2 अणु ही फिर हो जाएंगे जल के ही, इस तरह का रूप हो जाएगा और क्या बन जाएगा सर? जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ क्रिया करने पर किस में बदल जाता है? जिप्सम। वो पट्टा बंधवा के अपन घर आते हैं, हड्डी टूटी हुई पे हड्डी पे महीना 1.5 महीना रखते हैं, सूख के कैसा हो जाता है एकदम, और हाथ फिर टेढ़ा हो जाता है। फिर उसको 1.5-2 महीने डॉक्टर जो अवधि देते हैं उसके बाद अपन खुलवाते हैं और बाद में देखते हैं कि अपनी हड्डी जुड़ गई। तो जुड़ी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में दोस्तों किसका उपयोग हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे, वो दोस्तों 6 थे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बैंकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। 1-2 बार दोस्तों देखना, वॉच करने से आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा इसमें वो और रटने वाली चीज ही नहीं है, तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट में दोस्तों सेशन में अपना इसी पार्ट का अंतिम जो सेशन रहता है वो मैंने अभी बताया ना आपको, साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, कैसे क्रिया करते हैं, कैसे कपड़ों को साफ करते हैं और क्या इनमें अंतर रहता है, वो अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, साबुन और अपमार्जक। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं अपन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं, पूरे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी बोर्ड को इच्छा हो वहाँ से पूछे अपना, तो पार्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो फिर प्रश्न कहाँ से आएंगे, और मैं आपके जितने भी आए हुए प्रश्न भी केमिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगी तो 5 से 6 7 8 से कितने प्रश्न पूछे आज तक, वो एक साथ एक दिन में एक सेशन में आपको लिखवा दूंगा। प्रत्येक पार्ट के पीछे लिखवाने जाएंगे दोस्तों तो सेशन थोड़ा क्या ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अपन साबुन और अपमार्जक पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट एक बार उठा के देखना। आपको कोई तकलीफ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजना, मैं उसको दोबारा एक बार बता दूंगा। अब सर इससे पहले आपको जल पढ़ना पड़ेगा। तो जल कितने प्रकार के होते हैं सर? जल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मृदु जल होता है सर, सॉफ्ट जिसे वाटर कहते हैं, और एक कठोर जल हो, हार्ड वाटर होता है। इसलिए इन 2 की भेजामारी। अब सर मृदु जल क्या होता है? मृदु जल में साबुन भी झाग देता है और अपमार्जक भी झाग देता है, यानी साबुन भी इसमें झाग देगा, अपमार्जक भी इसमें झाग देगा। लेकिन कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता। तो साबुन तो अपने तो कोई काम का ही नहीं, साबुन झाग नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अपने उपयोगी ज्यादा फैशन शो में अभी जो स्टाइलिश युग में उपयोग जो हो रहा है वो किसका हो रहा है सर? डिटर्जेंट्स का। और डिटर्जेंट्स का उपयोग क्यों हो रहा है इसका कारण मैंने बता दिया। साबुन जो होता है वो सिर्फ मृदु जल में ही काम करता है, कठोर जल में काम नहीं करता। और डिटर्जेंट होता है बोले किसी भी प्रकार का पानी हो, किसी भी एरिया का पानी हो, ठीक है ना। पानी भी एरिया वाइज अलग अलग होता है, कहीं मीठा, कहीं खारा, कहीं लवणीय। आपने देखा होगा अपने अपने एरिया में, कहीं फीका पानी होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है सर? डिटर्जेंट तो कैसा भी पानी हो झाग दे देगा, लेकिन साबुन जो है वो क्या होगा? मृदु जल में सिर्फ झाग देता है। इसलिए साबुन का उपयोग तो आजकल कम हो गया और डिटर्जेंट्स का प्रयोग बढ़ गया। अब दोस्तों साबुन और अपमार्जक भले ही दोनों काम किस में आते हैं? कपड़ों की धुलाई में, कपड़ों की धुलाई में। तो धुलाई में ऐसी क्या विशेषता होती है सर कि कपड़े साफ हो जाते हैं, बिना इसके भी आप पानी में डाल के निकाल दो, देख लो कपड़ों की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही सूख जाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग करते हैं तो कपड़े एकदम साफ हो जाते हैं। तो साफ होने की ऐसी क्या प्रक्रिया है सर जिससे डिटर्जेंट या साबुन होता है वो कपड़े को साफ करता है? तो उस दोस्तों उस क्रम में अपन इस पार्ट में अपने है भी और अपन देखेंगे भी कि कठोर जल में ऐसा क्या होता है जिससे साबुन झाग नहीं देता। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिसके कारण जल क्या हो जाता है? कठोर, और साबुन इसमें झाग नहीं दे पाता। इस स्थिति में डिटर्जेंट झाग देता है तो डिटर्जेंट फिर एक निर्माण करता है सर मिसेल निर्माण। और मिसेल निर्माण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिसेल निर्माण की विधि से किस प्रकार से मिसेल बनता है और किस प्रकार से कपड़े धोने में मैं आपको बता दूं कि कपड़े एकदम से धोते नहीं है, कपड़े अपने घर में गृहिणियां भी धोती है। तो आप देखते होंगे दोस्तों सामान्य परिभाषा में आप कपड़े धोते देखा होगा। तो अपनी माता जी वगैरह भी क्या करती है, सबसे पहले कपड़ों को पानी में डिटर्जेंट डाल के, सॉफ्ट पाउडर डाल के उसमें घंटे भर के लिए रखती है। उसके बाद में जितना मैल है लगभग 50% तो निकल जाता है। उसके बाद में उस पर क्या करते हैं सर? डिटर्जेंट को रगड़ रगड़ के
और ब्रश रगड़ के उसके बाद में अच्छी तरह से पिटाई भी की जाती है। इस तरह से करके फिर हाथों से उसको मसला भी जाता है। इतना सारे उपकरण करने के बाद मैल साफ होता है। तो ये मैल साफ करने की विधि में क्या बनता है सर? तो वो बनता है मिसेल। तो मिसेल निर्माण दोस्तों क्या होता है, उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कपड़ों से तेल और गंदगी अशुद्धि दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं दोस्तों मिसेल निर्माण के चित्र, जो बोर्ड कई बार पूछ भी लेता है, मिसेल निर्माण का चित्र बनाइए और मिसेल निर्माण किस प्रकार से मैल को साफ करता है। और इसी के साथ फिर ये दोस्तों पाठ हो जाएगा पूरा। तो अगले सेशन में अपन क्रम में देखते हैं मिसेल निर्माण। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन कपड़ों की जो शोधन क्रिया होती है, सफाई क्रिया होती है, वो किस तरह की होती है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है मिसेल संरचना का चित्र। कभी पूछ लेता है कि मिसेल संरचना का चित्र बनाइए, तो आपको इस तरह से बनाना है। ये जो जल विरोधी जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, ये जल के अंदर रहती है, और एक जल रागी सिरा होता है वो जल के भीतर रहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे पानी में जो अपने जल में जो कपड़े वगैरह डाले हैं, वहां पर खींचतान वाला मामला रहेगा। कैसे सर? क्योंकि जो मिसेल बन रहा है उसमें जल विरोधी जो भाग है वो उस मैल को चारों तरफ से, ये जो मिसेल है ना, जैसे ये मैल है, चिकनाई है, कुछ भी है, उसको चारों ओर से घेर लेते। और घेरने के बाद क्या होता है कि एक सिरा तो जो जल विरोधी है, जो जल का विरोध करेगा, वो तो उसको बाहर की ओर रहता है, और जो जल रागी सिरा होता है वो जल के भीतर होता है। और इस तरह से दो विरोधी सिरे रहते हैं, एक इधर खींचता है और एक इधर खींचता है। इस स्थिति में सर मिसेल में क्या होता है कि सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि जब खींचतान होते हैं तो अच्छे भलों के संबंध टूट जाते हैं, तो मैल क्या बड़ी बात है। तो कोई दोस्तों ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जितना बताया उतना याद रखना। इसमें दो प्रकार के सिरे होते हैं, एक जल रागी होता है, एक जल विरोधी। एक जल को अंदर की ओर खींचता है मैल को, एक जल को बाहर की ओर खींचता है। और इस खींचतान में अपना जो चिकनाई और मैल है वो दोस्तों क्या मिसेल संरचना से साफ हो जाता है। यानी साबुन या अपमार्जक जो क्रिया करेंगे उससे पहले मिसेल का निर्माण करेंगे। मिसेल में दोस्तों आपको दो ही सिरे याद रखने हैं, एक जल विरोधी जो जल के अंदर रहता है, और एक जल रागी यानी जल से स्नेह करने वाला, जल स्नेही सिरा कहते हैं, वो जल के भीतर रहता है। और मैल और चिकनाई को ये क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर ये दोनों विरोधी सिरे होते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो इस खींचतान से क्या होता है, मैल या गंदगी जो दोस्तों होती है वो साफ हो जाती है। तो इस तरह से मिसेल संरचना निर्माण होकर अपन दोस्तों देखा कि इसमें साबुन और अपमार्जक काम करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। इसी के साथ अपना दैनिक जीवन में जो रसायन है, वो जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 5वां, वो यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। और जितना मैंने बताया इससे आज तक बोर्ड में 12 क्वेश्चन नहीं गया। अपन हो सका तो मैंने कहा ना सारे केमिस्ट्री के एक बार टॉपिक हो जाने दो, फिर प्रत्येक पार्ट वाइज आपको आज तक 2008 मॉडल 18 मॉडल पेपर से जब से पाठ्यक्रम ये बदला है, और ये अंतिम बार है 2020 में जो भी पेपर हुआ है, और आप 2021 में देंगे, तो इसके बीच के जितने भी पेपर हुए मुख्य परीक्षा और पूर्व परीक्षा के, तो इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछ गए, तो पार्ट ही 4 पेज का और इतने 5-6 तो पेपर आ गए, तो लगभग पूरा पार्ट ही आ गया समझ लो दोस्तों। इसलिए पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा रहा तो मैं केमिस्ट्री का जब पोर्शन पूरा होगा तो एक सेशन लूंगा जिसमें सारे आपको प्रश्न ही लिखवाऊंगा। किसी के पास मॉडल पेपर है या नहीं है, बोर्ड के पेपर है नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, हर समस्या का हल मेरे पास आपको मिल जाएगा। आपको मैं पेपर भी उपलब्ध कराएंगे, बस आपका तो काम है मेरे से जुड़ना और अधिक से अधिक दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। और दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मुझसे जुड़ के आप घाटे में नहीं रहेंगे। पूर्णतः पूरे साल घर बैठे आपको डेली के इंग्लिश, विज्ञान और गणित के वीडियोज मिलेंगे। भले लॉकडाउन 1 महीना और क्यों नहीं चले, अपनी पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी और पिछले 1.5 महीने चल रही है। और तकरीबन 710 के तकरीबन भैया बहन जुड़ चुके हैं मेरे से, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी मेरे से एक बार जुड़ के देखिए और पढ़ के देखिए, अच्छा लगे तो आप मेरे से जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो आप खुद ही पढ़िए। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को मेरी विज्ञान, इंग्लिश और गणित उन तक पहुंचे और उनका वो फायदा उठाए। जय हिंद दोस्तों।